हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 एज वी आर कवरिंग हिस्ट्री नाउ, है ना। हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, अब हम हिस्ट्री के चैप्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में हिस्ट्री का था, जिसमें हमने राजपूत के बारे में पूरा पढ़ा था। राजपूत कैसे थे, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने कैसे रूल किया, साउथ इंडिया में कैसे रूल किया, क्या क्या फेमस चीजें, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर कैसा था, सारी चीजें। अब हम मूव ऑन हो गए हैं दिल्ली के बारे में, मतलब दिल्ली में किन किन रूलर्स ने रूल किया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी ने जब इंडिया में अटैक किया, उसके बाद से हमारा ये मुस्लिम एम्पायर शुरू हो गया, है ना। हमारा हिंदुइज्म जो एम्पायर था, राजपूत वगैरह, वो डाउनफॉल में चले गए। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली में कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से डायनेस्टीज थे जिन्होंने रूल किया। ठीक है, तो एक एक डायनेस्टीज के बारे में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, उस डायनेस्टी ने क्या किया, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने किया, और ऐसी कौन कौन सी उनकी बेस्ट चीजें थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन्होंने क्या चीजों को इशू किया, उनका टैक्स कलेक्ट करने का तरीका कैसे था, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, दिल्ली 12th to 15th century इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In 1192, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori in the second battle of Tarain। आपको पता था फर्स्ट बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते थे, जो 1191 में हुई थी। फिर एक साल बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी हार नहीं मानने वाला था, वो एक साल बाद फिर आया, उन्होंने फिर फाइट किया, पर दूसरी फाइट में हमारे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। With this, the Chalaman's rules in Delhi came to end and a new line of ruler came to power. The newer rule of Delhi were Turks from Central Asia. अफगान्स कॉल सुल्तान्स, ये सब सुल्तान से, टर्क अरब साइड से ये आए थे ये लोग। ठीक है, द वर्ड सल्तनेट मीन्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ किंगडम अंडर द सुल्तान्स। अब यहाँ सुल्तान्स आ गए तो सल्तनेट नाम आ गया इसका। सो दिल्ली अंडर द रूलर ऑफ सुल्तान्स केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत, इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। By the 13th century, the Sultanate of Delhi were able to control a vast area and resources। 13th century तक आते आते इन्होंने, दिल्ली सल्तनत वालों ने काफी सारा एरिया दिल्ली का कैप्चर कर लिया था और काफी सारे रिसोर्सेस भी। ठीक है, so with the excursions of Qutbuddin Aibak to the throne of Delhi begins the history of Delhi Sultanate in India। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे आपके दिल्ली सल्तनत के रूलर, जो के थे 5, जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। आपने बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे, तुगलक रोड, है ना, लोधी रोड, है ना, लोधी गार्डन, तो ये सब ना दिल्ली सल्तनत के थे। अब आपको पता लग गया ना, जो लोधी गार्डन, लोधी रोड, तुगलक रोड, ये सब नाम सुनते हो, ये सब इन्हीं के लिए दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जीता, तो उससे ये सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का स्टार्टअप हो गया। ठीक है, so the ruler during the period called themselves sultans, since the ruler is known as Delhi Sultanate। there are 5 dynasty in this period। यहाँ पे बेटा 5 डायनेस्टी है और आपको इनके टाइम पीरियड भी याद रखने। कौन कौन सी 5 डायनेस्टी है? खिलजी, सब नहीं, सबसे पहले आएगी आपकी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजीज, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधीज। ये 5 डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, और सबसे पहले डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। ठीक है, इनके टाइम पीरियड भी आपके साथ साथ लिखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हो आप लोग, दिख रहे हैं आपको, ये देखो। ठीक है, तो ये है। अब ये तो आपने 5 डायनेस्टी पढ़ ली, तो क्या चैप्टर खत्म? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया? नहीं, अब एक एक डायनेस्टी को इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद स्लेव डायनेस्टी से शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी क्या थी? ये डायनेस्टी, इन्होंने क्या क्या चीजें की? Let's start. So the ruler of this dynasty were known as the slaves or Mamluk Sultans। ये लोग क्या थे? ममलुक सुल्तान के नाम से, स्लेव्स के नाम से जाने करते थे, इसलिए इसका नाम स्लेव डायनेस्टी था। The slave dynasty was established by Qutbuddin Aibak in AD 1206 में ये slave dynasty established हुई by Qutbuddin Aibak। Aibak was also a slave of Muhammad Ghori। मोहम्मद
गौरी का खुद स्लेव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, सो इसलिए मोहम्मद गौरी ने उसको गवर्नर अपॉइंट किया था, मैंने बताया था दिल्ली का। सो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है हमारा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है, अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से स्लेव डायनेस्टी के उस टाइम पे रूलर्स आए थे। सबसे पहले आए थे ऑफ कोर्स जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुल्तान्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी के बेटा सबसे पहले रूलर थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन counter Ajmer, Jhansi, Delhi and Meerut. He used marriage alliance to strengthen his position. Of course, इन्होंने अपना एरिया को अपने दिल्ली से लेके अजमेर झांसी तक पहुंचा दिया, जस्ट बिकॉज के ताकि वो अलग अलग स्टेट्स में जाके दे गॉट मैरिड एंड दैट फिर उनका वो वाला रीजन उसके कंट्रोल में हो जाता था। तो इस तरीके से मोहम्मद वी कैन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एरिया को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, so Aibak was also a lover of art and literature. उनको art and literature भी बहुत पसंद था। He built two mosques, the Quwat-ul-Islam Mosque in Delhi and the Adai-Din का झोपड़ा in अजमेर। इन्होंने दो मॉस्क बनाए थे, ये दोनों, एक अजमेर में एंड एक दिल्ली में। He started work on the कुतुब मीनार but did not complete it। देखिए कुतुब मीनार का वर्क शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए कुतुब मीनार उसका नाम पड़ा, क्योंकि इसका वर्क, इसका काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट इसके बेटे ने इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, बट इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये शुरू किया था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। He died after an accidental fall while playing polo। तो इनकी पोलो खेलते खेलते मौत हो गई और ये 1210 में डाई कर गए। हमारे फर्स्ट रूलर कौन थे बताओ? बिल्कुल सही, ठीक है, ये फर्स्ट रूलर थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के, डायरेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद सेकेंड रूलर आते हैं आपके इल्तुतमिश, ये सेकेंड नंबर के थे। फर्स्ट नंबर के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको क्लियर हुई सारी चीजें? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ठीक है, उनकी डेथ कैसे हुई, सारी चीजें, गुड। आगे देखते हैं इल्तुतमिश। इनका टाइम पीरियड था 1210 से लेके 1238 एडी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक सन इन लॉ थे, acceded the throne of 1210 AD. To win the support of nobles, he grants them territorial possessions and concentrated his efforts on strengthening his empire while recovering lost territories. Of course, इन्होंने भी काफी काम किया ताकि जो उनके टेरिटरी जो लूज हुए थे उसको गेन करने में। He also strengthened the northwestern frontier of the empire to safeguard it against by मंगोल इन्वेशंस। ऑफ कोर्स इन्होंने अपने फ्रंटियर्स को स्ट्रॉन्ग किया, बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग किया ताकि कोई और उन पे अटैक ना कर पाए। ठीक है, in order to introduce efficiency in the administration, Iltutmish organized our nobility into a set of group of 40 nobles called chalisas और चाहगलीज दानीज। ठीक है, जिसमें उन्होंने ऐसे 40 नोबल्स रखे थे जो काफी what we can call काफी इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, so several scholars and artists entered India fleeing from the onslaught of Mongols. They received the protection from Iltutmish। ठीक है, so ये इल्तुतमिश थे हमारे सेकंड। थर्ड थे बेटा रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश के बाद आए। So after the death of Iltutmish, his son ascended the throne who proven to be ineffective। Of course, इल्तुतमिश के जो सन थे, क्योंकि ऐसे ही होता था ना, पहले बेटा फादर मर गया तो बेटा उसका पोजीशन हायर करेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। बट इल्तुतमिश का जो बेटा था वो इनएफिशिएंट था, वो कैपेबल ही नहीं था उस गद्दी के। तो सबसे पहली टाइम वुमेन को ये सुल्तान की पोजीशन दी गई, दैट इज रजिया सुल्तान। So he ruled for 7 months. Later on, the throne went to Iltutmish's daughter, Razia Sultan. So Razia Sultan Iltutmish की daughter थी, क्योंकि उसका बेटा inefficient हुआ
इनएफिशिएंट मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, तो उसको वहां से हटा दिया और उसकी डॉटर रजिया सुल्तान को लेके आए. रजिया वॉज जस्ट अ जेनरस. रजिया वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन हु सेट इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन थी जो इस पोजीशन में बैठी. Razia had to face many challenges, the main one being that she was a woman in a men world. Of course, ये woman थी, सबके लिए बड़ी अलग बात थी, क्योंकि शुरुआत से ही हमेशा ऐसी पोजीशंस में मेन होते थे, तो शुरुआत में तो हर कोई उसको सीरियसली नहीं लेते थे. बट धीरे धीरे इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, बहुत ब्रेव लीडर थी ये. तो शी ऑल्सो फेस अपोजिशंस. He refusal of the nobles to accept the woman as the ruler finally led to the downfall. काफी लोगों ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया एज अ रूलर. इसकी वजह से डाउनफॉल आने लग गया उसमें. किसमें? आपकी स्लेव डायनेस्टी में. सो रजिया रिजाइन वाज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी. क्योंकि वहां पे फिर इंस्टेबिलिटी होगी तो रजिया सुल्तान को अपना रिजाइन देना पड़ा. भले ही वो बहुत अच्छी थी, कैपेबल थी, सब कुछ थी, बट लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया एज अ वुमेन रूलर, है ना. सो हर फादर ब्रदर नसीरुद्दीन was put in the throne, but the real power lay in the hands of the guardian of Ghiyasuddin Balban. अब बालबन आते हैं, ठीक है. रजिया हट गई, उसके बाद उनके यंगर ब्रदर को भी दिया, बट वो भी इतना नहीं कर पाया. रियल पावर आपके बालबन के पास आई, जिनका टाइम पीरियड था 1266 से लेके 1287 तक. After the death of Nizamuddin, Balban came into power in 1266. He was an able noble and proven to be the most powerful ruler of slave dynasty. वो एक most powerful ruler बने अपने slave dynasty के. As a sultan, Balban reorganized and strengthened the army. Of course, इन्होंने अपने आर्मी को स्ट्रेंथन किया, फिर से ऑर्गेनाइज किया सब चीजों को. Balban wanted the people to look up the Sultan and regard him in a high esteem. For this, he introduced the Persian custom of zizat and tedos और ज़मीबोज. ठीक है, ये लेके आए थे ये वाला सिस्टम, पर्शियन सिस्टम जिसको कहा करते थे ये. तो ये थे जितने रूलर्स अभी हमने पढ़े स्लेव डायनेस्टी के थे. अब दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है जो है खिलजी डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 तक. ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी थी. अब स्लेव डायनेस्टी ने क्या किया, कैसे वर्क किया, लेट्स सी. बाबन डाई इन एडी 1287. बाबन की भी डेथ हो जाती है. ऑफ कोर्स सबसे पहले आप इल्तुतमिश की डेथ याद है, पोलो खेलते हुए. इल्तुतमिश के बाद आए थे नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनको पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी. कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बालबन, ये सब स्लेव डायनेस्टी के थे. उसके बाद अब खिलजी डायनेस्टी, आपकी दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है. सो बालबन डाई इन एडी 1287. His successor proven to be weak and incompetent. Of course, बालबन के बाद जितने भी उनके सक्सेसर आए वो वीक थे, इसकी वजह से दूसरी डायनेस्टी ने इनमें रूल कर लिया. In AD 1290, a noble named called Jalauddin Khilji established Khilji dynasty. तो खिलजी डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश की? जलाउद्दीन खिलजी. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, वैसे ही जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की. सबसे पहले बेटा जलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं. जलाउद्दीन खिलजी, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता रहे ये कितने टाइम पीरियड में आए थे. तो फिरोज शाह took the name Jalauddin when ascending the throne. He was 70 years old by then. He was a benevolent ruler. अच्छे रूलर थे ये जलाउद्दीन, ठीक है. But his administration has been criticized as being weak. अच्छे रूलर थे बट इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं रहा, मैनेजमेंट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये नहीं काम कर पाए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग दिस रूल वाज अटैक ऑफ मंगोल्स. क्योंकि यहाँ मंगोल्स का अटैक हो गया. अगर किसी का भी अटैक हो जाए मतलब उस डायनेस्टी का या उस सुल्तान का रूलर या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, कैपेबल नहीं है, कोई भी आके अटैक कर दिया, दैट मीन्स इनसफिशिएंट है. So, which was repulsed by Jalauddin, he was treacherously killed. His ambitious nephew Jalauddin, or we can say Jalauddin के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो इनका नेफ्यू था, who went to succeed his throne of Delhi. अब ये आ जाते हैं इनका नेफ्यू, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी. नाम सुना है अलाउद्दीन खिलजी आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में और बाकी सब में अलाउद्दीन देखा होगा. So according to Ibn Battuta, Alauddin Khilji was considered one of the
बेस्ट सुल्तान माने जाते थे अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, बट ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ क्रूल एंड रिसूल्ड रूलर। सबसे क्रूल और एंगर रूलर भी थे, बट ये सबसे पावरफुल रूलर माने जाते थे। In AD 1297, entered Gujarat, Malwa and Mewar and captured a fort of Ramthambore and Chittor. इन्होंने चित्तौर रामथम्भोर फोर्ट जैसी चीजें भी कैप्चर कर ली। He captured Devagiri in AD 1307. He defeated the ruler of Mangalgarh, Dhavar, Mudras and Mysore. He went deeper into the south and drained the wealth of Madurai and Rameshwaram. देखो मधुरई रामेश्वर कहाँ, ये दिल्ली से लेके साउथ में भी पहुंच गए। दैट मीन्स ये काफी पावरफुल थे। Alauddin thus became the first Indian ruler to Delhi Sultan to extend his kingdom to the south of river Narmada. ये एक पहले किंगडम थे हमारे पूरे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ नहीं, नर्मदा के साउथ में भी एक्सटेंड किया। मधुरई, रामेश्वरम ये सब वही हैं, ठीक है। रामथम्भोर, चित्तौर फोर्ट ये सब कैप्चर किया। वांगलगढ़, ठीक है, ये सारी जगह इन्हीं की थी। रामेश्वरम तमिलनाडु, तो ये सब कैप्चर कर लिया इन्होंने। दैट मीन्स इनका काफी अच्छा था। अब देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। So Alauddin made his army very strong and powerful. इन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करके रखा। He organized his force and paid the soldiers and officers according to the rank. यहाँ रैंक के अकॉर्डिंग पे करते थे, वैसे अभी भी ऐसा ही होता है, बट उस टाइम पे भी ऐसे ही करते थे। Khilji introduced branding of horses called dogs. Diwan-e-Ursh was the head of military department. अब देखिए मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड भी रख दिया, दैट इज Diwan-e-Ursh. Speaks were kept in every unit. स्पाइक्स होते हैं ना, सब देख रेख करते, सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, सोल्जर्स को कैपेबल करके रखा था, अपॉइंट किए गए थे मिलिट्री ऑफिसर्स, तो इसकी वजह से चीजें अच्छी हो रही थी यहाँ पे। अब लैंड रेवेन्यू कैसा था, यहाँ पैसों का कैसे लेन देन चलता था। सो खिलजी मेड रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑल्सो। ऑल द लैंड आर मेजर्स एंड द शेयर ऑफ गवर्नमेंट वाज फिक्स्ड। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड होता था। मुक्ता राज वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। जो मुक्ता राज जो थे ये टैक्स रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या आए गए आपके इस पीरियड में, आपके खिलजी पीरियड में। So a large number of economic reform were carried out by Khiljis. Khiljis ने काफी large number of reforms लेके आए, economic reforms. Alauddin Khilji issues certain regulations about fixing the price of food, product, clothes and other consumables. काफी चीजों के इन्होंने प्राइस वगैरह सारी चीजें फिक्स की गई। The rates were also fixed by merchant animals, horses, slaves, maid servants and concubines. He appointed officer for checking the market to see whether the fixed rate are practiced. Of course, इकोनॉमिक रिफॉर्म में हर चीजों के प्राइजेस फिक्स किए थे और इन्होंने ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था। देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए चल सका क्योंकि इन्होंने हर चीज के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे कि वो चीज अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। Merchants and traders also require a register with the concerned. Governments help the trader with the cash loan. Government भी उन traders को cash loan दे पा रही थी। Sarai Ali was a huge market established by Alauddin Khilji under the Badam Gate. कौन सा? बादाम गेट, ओके। अब मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी, क्या क्या मेजर्स किए गए नोबिलिटी के अगेंस्ट। तो अलाउद्दीन खिलजी established Shri, the second city of Delhi, 3 miles north east of the कुतुब मीनार। एक श्री सिटी को स्टैब्लिश किया गया जो कि कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर दूर, 3 miles दूर थी। To ensure a constant supply of water to Siri, Alauddin excavated a large tank जिनका नाम था हौज-ए-अलाई, ठीक है। एक लार्ज टैंक था जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कहाँ पे? सीरी में, ताकि वहां वाटर फैसिलिटीज हो, पानी मिले वहां के लोगों को, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी पैट्राइज्ड मेनी स्कॉलर्स। अमीर खुसरो वाज अ पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पोएट। अमीर खुसरो थे, ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही कोर्ट पोएट रहे थे। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि हौज-ए-अली क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थे, मुक्ता राज कौन थे, दीवान-ए-अर्श कौन था, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हुए, स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1।
अब हम पार्ट 2 को अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि 2 डायनेस्टी तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई डाउट है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अगली वीडियो को अगले पार्ट में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।